औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 13.7 अकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो सबसे ये पहले वर्ड आ रहा है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। क्या होता है? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम जो अनवांटेड साउंड होता है, जो आप सुनना नहीं चाहते, उसको टेक्निक्स मेथड यूज़ करते हुए उसको ख़त्म करना, उसको अब्जॉर्ब करने का जो तरीकाकार होता है उसको हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अनवांटेड साउंड को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? हम कमरे के अंदर कर्टन का इस्तेमाल करते हैं, बेड शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? सॉफ्ट मटेरियल है। तो सॉफ्ट मटेरियल, बात याद रखिएगा, हमेशा साउंड को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो हमेशा साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। तो हमने सीखा अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए जो अनवांटेड साउंड होता है उसको ख़त्म करते हैं। इसको बेटा अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसा कि आप रूम के अंदर कर्टन का इस्तेमाल करते हो, बेड शीट का इस्तेमाल करते हो, तो उससे काफ़ी साउंड आपकी क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसी अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड को हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन बेटा कहते हैं। तो यहाँ से रीड करते हैं। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूस अनवांटेड साउंड यूजिंग सॉफ्ट पोरस मटेरियल लाइक कारपेट एंड कर्टन्स विच अब्जॉर्ब साउंड एंड मिनिमाइज इको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन बेटा बन जाएगी। ठीक है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर मैंने बताया हार्ड जो और स्मूथ सरफेस होती हैं वो हमेशा साउंड को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। और फिर आपकी बुक क्या करती है? वाइल एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन कैन वीकन एबिलिटी इन द क्लासरूम एंड हॉल। जो हार्ड होती सरफेस होती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसी तरह बेटा जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं? साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और इसी तरह क्लासरूम और हॉल जो होते हैं उनमें काफ़ी साउंड क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे कर्टन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बात सीखी कि जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो हार्ड या स्मूथ सरफेसेज होती हैं वो हमेशा साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं। और जो सॉफ्ट सरफेसेज होती हैं या सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो हमेशा साउंड को क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना एक डेफिनेशन ये भी पूछी जाती है, व्हाट इज़ रिवर्बरेशन। जैसे ही आप बोलते हो ना, तो बोलने की वजह से आपकी जो वॉइस है दीवारों से रिफ्लेक्ट होती है, छत के साथ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और रूम के मुख्तलिफ कॉर्नर के साथ रिफ्लेक्ट होती है और बार बार आपको आवाज़ें जो सुनाई देती हैं, जो साउंड सुनाई देती है, उसको बेटा हम रिवर्बरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप बेटा ऐसे ले लेंगे, जैसा कि आप किसी हॉल में जाते हो और आप एक ऊंची आवाज़ से बोलते हो और आप फिर वो आवाज़ को काफ़ी देर तक सुनते रहते हो। तो वहाँ पर वो जो बार बार आवाज़ें सुन रहे हो ना तो इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। ये इसके एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं इस टर्म को। तो यहाँ से फिर डेफिनेशन भी इसकी ये बन जाएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नोन एज रिवर्बरेशन। तो आपने इसकी जो डेफिनेशन बनानी इस तरह बनानी, जैसे मैं ये अभी बोलूँगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल ऑफ रूम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। सिंपल में जैसे ये डेफिनेशन बना दीजिएगा। उसके बाद कैन डिस्टॉर्ट साउंड, सो द बैलेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल इन ऑडिटोरियम, लेक्चर हॉल एंड थिएटर। इसीलिए जो लेक्चर हॉल होते हैं, थिएटर्स होते हैं और ऑडिटोरियम्स होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? हमें दूर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना होता है। जो एंड तक बंदा बैठा होता है, जो सामईन बैठे होते हैं, उन तक हमने आवाज़ पहुंचानी होती है। तो हम फिर क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? उसके लिए ये देखिए, ये डायग्राम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका वो सोर्स है जिससे साउंड एमिट हो रहा है। तो एक तो हम क्या करते हैं, जो इनकी जैसा कि हॉल है, थिएटर्स है, ऑडिटोरियम है, इनकी क्या कर रहे हैं? ऊपर वाली
सरफेस को बेंड करके बनाते हैं, कर्व बना देते हैं। और उसके बाद जो जिस तरफ सोर्स पड़ा होता है उसकी बैक साइड को हम इस तरह कनकेव मिरर की तरह बना दें, यानी कि ये कनकेव शेप बना देते हैं। उससे अब क्या होता है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दरमियान में सोर्स पड़ा हुआ है, तो आगे तो एक तो आवाज़ जा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ आवाज़ पीछे भी तो जा रही है। जो पीछे साउंड जा रही है वो भी हम चाहते हैं कि वो भी वेस्ट ना हो, बल्कि वो भी ऑडियंस तक पहुंचे। तो फिर क्या जाती है, सोर्स से निकल कर वो इस कनकेव शेप के मटेरियल पे फॉल करती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर आगे सामीन की तरफ जाती हैं और वो सुन लेते हैं। एक तो आगे साउंड जा रही हैं जो इससे एमिट हो रही हैं ऐसे, और जो पीछे जाती हैं इस वो कारबोर्ड का काम है, साउंड बोर्ड का काम है, इसे साउंड बोर्ड कहते हैं। वो क्या करता है, जो पीछे भी साउंड आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके आगे भेज देता है ताकि ये ऑडियंस तक पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही, तो यहाँ पर ये देखें ऑडियंस बैठी हुई, तो ये देखें वाल के साथ ऊपर छत के साथ ये हिट करती है और रिफ्लेक्ट होकर फिर कहाँ तक, फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट रो के पास, सेकंड, थर्ड और एंड तक जो पर्सन बैठा हुआ है वहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँच जाती है। तो हम इस तरह ये डिज़ाइन करते हैं, थिएटर हो गए, हॉल हो गए, ताकि हम बोलें और हमारी आवाज़ एंड तक जाए, ठीक है। तो हमने उसके पीछे का भी लॉजिक ये समझ लिया। एक तो हम साउंड बोर्ड यूज़ करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, जो उनकी वाल्स होती हैं वो तो रिफ्लेक्टिंग होती ही होती हैं, लेकिन उनकी जो ऊपर वाली जो छत होती है उसको हम कर्व बना लेते हैं ताकि साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है, यहाँ से यहाँ तक इतना हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज। अब इसकी बात कर रहा है, हेल्प डायरेक्ट साउंड टू ऑडियंस, यानी ये भी एक किस्म की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आपको पता रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिश सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है, वो हमेशा साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये एक हार्ड है, पॉलिश है और प्लेन सरफेस है, इसलिए साउंड को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ना कि अब्जॉर्ब करेगी। Additionally, curved ceiling and sound board are often used to ensure even sound distribution throughout the hall. तो ये कर्व सीलिंग और उसके बाद साउंड बोर्ड इसलिए यूज़ किए जाते हैं ये दोनों चीज़ें, ताकि हमारी जो वॉइस है वो एंड वाले पर्सन तक पहुंच जाए, वो इजीली आपकी वॉइस को सुन सके। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा अकोस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आपका टॉपिक है और इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। इसमें ये अकोस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन और उसके बाद रिवर्बरेशन की डेफिनेशन, ये आपने दोनों डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद वो कहता है कि एडिशनली ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कर्व सीलिंग एंड साउंड बोर्ड आर ऑफ्टन यूज टू इंश्योर इवन साउंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट दी वॉल। कि सीलिंग और जो वाल्स होती हैं ऑडिटोरियम की, हॉल की और लेक्चर हॉल की और थिएटर की, उन्हें कर्व क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो ये वो रीज़न है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर आज आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।